बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसका क्या केस बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक टर्म आते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, देन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, देन फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, देन वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो पहले हम सीखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहाँ पे हम अननोन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स को कंसिडर कर रहे होते हैं। An equation which involves an unknown function and its derivatives is called differential equation. For example, dy by dx is equals to 2x minus 3. अब यहाँ पे जो y है, जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी किसी ऑर्डिनरी या ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ना, तो वहाँ पे दो वैल्यूज, दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब एक को कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दूसरे को कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दो पॉइंट्स ऐसे दिए जाते हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू बताई जाती है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में जो अंदर वाला पॉइंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम सबसे पहले ये देखेंगे y डबल डेरिवेटिव प्लस 3y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 ई रेज़ टू पावर x। यहाँ पे देखिए ये दो कंडीशंस दी हुई हैं। इन दो कंडीशन में क्या है कि y ऑफ पाई इज इक्वल टू 1 एंड y प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू 2। अब इनको सॉल्व करना यहाँ पे हमारा काम नहीं है, हमारा पहला काम है कि इनको रिकॉग्नाइज करना। अब देखिए यहाँ पे जो अंदर दोनों पॉइंट्स हैं, उसने कहा है कि सिंपल फंक्शन का आपने पॉइंट लेना है, जब पाई के ऊपर आप उसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा, और उसी फंक्शन के डेरिवेटिव को जब पाई के ऊपर करोगे तो आंसर 2 आएगा। अंदर वाला देखिए जो पॉइंट है, जो कंडीशन है वो सेम वैल्यू यानी y ऑफ x होता है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, सेम वैल्यू है। तो ये जो कंडीशन होगी इन्हें इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया जाए y डबल डेरिवेटिव माइनस 4y डेरिवेटिव इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर x, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 1। वो ये कह रहा है कि फंक्शन के डेरिवेटिव पे 0 और 1 पुट करें, आंसर 1 ही आ रहा है। अभी देखें यहाँ पे बाउंड है, एक आंसर क्या है, बाउंड हो गया 1 के साथ, ठीक है। पॉइंट चेंज हो रहे हैं, आंसर बाउंड हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट एक ही है, इनिशियल पॉइंट एक ही है, जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं पॉइंट चेंज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पॉइंट चेंज करते जा रहे हैं लेकिन बाउंड्री एक ही है, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सेम है, तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके जो है जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है, इसका सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन होता है और इसके बहुत से सोल्यूशंस हो सकते हैं। अब यहाँ से एक और एमसीक्यूज आप क्लियर कर लें कि जब भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को किसी इंटेग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो जो इक्वेशन बनते हैं उसे कहते हैं फ्रेडहोल्म इंटेग्रल इक्वेशन। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को अगर आप इंटेग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो इक्वेशन बनती है उसे कहते हैं वोल्ट्रा इंटेग्रल इक्वेशन। तो यहाँ से आपको दो नई डेफिनेशन पता चली कि फ्रेडहोल्म इंटेग्रल इक्वेशन कब बनती है, जब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इंटेग्रल इक्वेशन में चेंज किया जाए, और जब वोल्ट्रा इंटेग्रल इक्वेशन कब बनती है, जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को जो है वो इंटेग्रल इक्वेशन में चेंज किया जाए, ठीक है। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी हमने पढ़ ली, जिसमें दो डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं लेकिन फंक्शन क्योंकि बाउंडेड होता है तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल सेम होता है। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास जो अंदर वाला टर्म है, जो फंक्शन की टर्म है, वो इनिशियल वैल्यू जो एक टर्म है, एक ही आंसर होता है जिसका यूनिक आंसर, वो वैल्यू फिक्स होती है, बाकी जो है वो उसके जो आंसर है वो डिफरेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन में डिफरेंस है और उन डिफरेंस से क्या क्या इक्वेशन बनती है वो हम देखें। अब इसका कुछ ऑर्डर देख लेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। पहली एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वो कह रहा है कंसीडर एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, और इसने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दी हैं। देखें अंदर जो टर्म है वो सिंगल है, सॉरी सेम है। तो y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू -6 है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस, तो हमें पता है कि जो वेरिएबल होता है, जो डिफरेंशियल होता है, उसको वहाँ पे डी लिखते हैं, तो ये डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 वेरिएबल्स को हिटा के, ठीक है। ये वाला जो वाई फंक्शन है ना, इसको हिटा के तो डी स्क्वायर माइनस 4 बनेगी। यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस 2 आएगी। अब ये देखें, ये जो प्लस माइनस 2 है ये डिफरेंट रूट्स हैं
और रियल रूट्स हैं। नाउ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये मैंने जनरल सोल्यूशन जो पीछे मैंने आपको इक्वेशंस करवाई हैं उससे पहले मैंने ये रिपीट करवा चुकी हूँ कि किस तरह से आपने एक्सप्रेस करना होता है। तो यहाँ पे रूट्स रियल भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, तो यहाँ पे आएगा c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। m1 और m2 आप जिसे मर्जी कह दें, मैंने m1 सिंपल 2 को कह दिया है और m2 मैंने -2 को कह दिया, तो ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन बन गया। अब उसने ये गिवन है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, y प्राइम ऑफ 0 भी इक्वल टू -6 है। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप x 0 पुट करें, आपको आंसर जो है वो 0 मिल रहा है। तो मैंने जहाँ जहाँ पे x से 0 पुट कर दिया और आंसर क्या आता है, y के फॉर्म में आता है, वो 0 आ गया। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है c1 प्लस c2 इक्वल टू 0, अब इसी तरह से हम y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू -6 लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखें y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू -6 का मतलब है कि आप x जो अंदर ये टर्म होती है वो x की होती है कि आपने 0 पुट किया और आपको -6 आंसर मिल रहा है। लेकिन देखिए 0 आपने किस में पुट किया, y प्राइम ऑफ 0, यानी कि y जो आपका फंक्शन है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया। ठीक है, तो y तो हमारे पास ये है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा पावर स्टार्ट में 2c1 e⁻²x माइनस 2c2 e⁻²x। फिर हम उस जगह पे क्या करेंगे, सॉरी x नहीं आएगा, तो फिर हम उस जगह पे क्या करेंगे कि हमारे पास आएगा कि उसमें वैल्यू पुट करेंगे -6 की और x की वैल्यू। तो ये जो मैंने भी आपको बताया, हमने डेरिवेटिव लिया। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने उसमें वैल्यूज पुट कर दी, तो जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 0 पुट किया, तो देखो e⁻0 1 होगी, इधर भी e⁻0 1 होगी, तो ये बन गया -6 इज इक्वल टू c1 माइनस 2c2। 2 कॉमन ले लिया तो आ गया c1 माइनस c2 इक्वल्स टू -3। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं c1 और c2 की फॉर्म में, उसमें उसको ऐड करेंगे, हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी, एक दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, बैक टू बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी। अब c1 और c2 की वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है ना, देखिए हमने इसका सोल्यूशन निकालना था, जनरल सोल्यूशन हमने निकाला था, उसमें हमारे पास c1 और c2 की वैल्यूज़ नहीं थी, c1 और c2 की वैल्यूज़ निकालनी है, तो अब हम उसे जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 e⁻²x माइनस 3/2 e⁻²x। तो इस तरह से किसी भी नीचे वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्रोसीजर सेम है उनके, ठीक है, जहाँ पे बस पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा। अब जो y ऑफ x इक्वल टू y होता है, मतलब कि आप जो अंदर पॉइंट होता है ना ब्रैकेट के अंदर, वो x की वैल्यू होती है, जो इक्वल राइट हैंड साइड पे आंसर होता है वो y की वैल्यू होती है। तो जहाँ जहाँ पे अंदर वाली टर्म जो भी लिखी होगी वो x की जहाँ पे पुट कर देनी है, और इस तरह से आपकी वैल्यूज़ और सॉरी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे।